कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए सो दैट यू विल रीच टू द सॉल्यूशन, राइट? तो आपका अप्रोच शुड बी मोर ऑन एनालाइजिंग दिस इमेज। तो ये दो जो कंपोनेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। बाकी जो है XO1 एंड रेड 27, ये लेन 2 में प्रेजेंट है, इसका एब्सेंट है, इसका प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका एब्सेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इस इमेज में है। So you have to spend more time in understanding this image, not reading this paragraph. Hello everyone. देखो, आज का जो टॉपिक है, जिस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, that is something very sensitive. Yes, I mean it. It's very sensitive. जब आप CSR नेट लाइफ साइंस के बारे में बात करते हो, बस एक ही पार्ट है जो थोड़ा you can say which requires lot of skill, which require a lot of analytical mind. That is all about unit 12 and 13, and that too in part C. And I'm sure all of you will agree with me कि part C में basically दो type of question आता है। एक type of question जहां पे थोड़ा information based कुछ statement दिया जाता है and you have to find out the right options or incorrect options. Like कुछ statement दे दिया, उसका basis पे आपको 4 option दिया या तो 5 option दिया, and they will ask you which of the following are true, like AC, BD, AC, AD, something like that. So these are the questions जो कि basically informational questions है, information based question है, and memory based. To be more precise, these are memory based questions. But इसके अलावा और एक important part है जहां पे आपको आपका जो analytical mind है उसका यूज करना पड़ता है, right? You have to utilize your skill. You have to utilize your scientific brain to deal with those kind of questions, because those kind of questions do not require any memory. These are not memory based questions. These are purely analytical questions, research based questions, and जिसका टारगेट है PhD करने का, ये सब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सेंसिटिव होना ही पड़ेगा। I mean, you will simply, let's say you can get some marks, you can get some scores, but अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप इग्नोर कर रहे हो, if you are skipping this kind of questions, if you are avoiding this kind of questions, now when you come to research, you'll be in big trouble. क्योंकि रिसर्च में आपको इसी टाइप ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पीछे जो लॉजिक है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो दोज हु आर रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च माइंड है जिसके पास, you cannot avoid these kind of questions. Which kind of questions I'm talking about? I'm talking about unit 12 and unit 13, जो कि पार्ट सी में आता है, नॉट पार्ट बी, क्योंकि यूनिट 12 यूनिट 13 से कुछ पार्ट बी में भी कुछ क्वेश्चन आता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट सी वाला, जहां पे यूनिट 12 एंड यूनिट 13 से क्वेश्चन आता है। So for your better understanding, I'll put up some of the examples of those questions. You will see कि कैसे उसको टैकल किया जाए, क्योंकि these kind of questions are totally, unorthodox. Generally क्लास में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस किया जाता है। This is totally like, out of your textbook, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एड्रेस नहीं किया जाता है। आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, सेमिस्टर एंड एग्जाम, वहां पे भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूं। तो ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे टैकल करना है टू क्रॉस द बैरियर ऑफ CSR नेट JRF। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। लुक, देखो मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन आपके लिए लाया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ पैराग्राफ रहता है, कुछ स्टेटमेंट रहता है एट द बिगिनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि दे आर नॉट फैमिलियर टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ बिग पैराग्राफ। वो लोग ऐसे क्वेश्चन देखना पसंद करते हैं जनरली, which of the following is correct, which of the following is responsible for this, like this kind of question which is very small and short. But ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, इसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है एक्चुअली यहां से कि which of the following is correct। ठीक है, उससे पहले एक बिग पैराग्राफ दे दिया, एक इमेज दे दिया, उससे पहले एक बिग पैराग्राफ भी आपको दिया। तो बेसिकली यहां पे आने से पहले आपको एक बिग पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद इमेज एनालाइज करना है, देन यू विल कम टू द क्वेश्चन। यू अंडरस्टूड? देयर आर 3 स्टेप्स बेसिकली। नाउ यहां पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच ये होना चाहिए, ये जो पार्ट है इसको मैक्सिमम 2 बार पढ़ो। ठीक है,
You read maximum 2 times. Don't read more than 2 times. That is enough. अब ये जो इमेज है, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है इमेज में. You have to spend more time here. ठीक है, You have to spend more time here. यहां पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. अब सिंपली देखो, मैं आपको इमेज से देख रहा हूं. ठीक है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं आप देखो. क्वेश्चन यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट विल बी योर अप्रोच. अप्रोच देखो, अप्रोच. अच्छा, मैं यहां पे देख रहा हूं कुछ बार डायग्राम यहां पे कुछ दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, मैं क्या देख रहा हूं? लूसीफरेज एक्टिविटी है. लूसीफरेज एक्टिविटी. चलो देखो, लूसीफरेज एक्टिविटी आपको कहां कहां ज्यादा मिल रहा है. आपको ज्यादा मिल रहा है यहां पे, सबसे ज्यादा तो यहां पे है. इसके अलावा और भी कुछ है जहां पे आपको मिल रहा है. यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है. ठीक है, तो लूसीफरेज एक्टिविटी आपको ज्यादा मिल रहा है 4 लेन पे. इस लेन पे, इस लेन पे, इस लेन पे, इस लेन पे, 4 लेन पे आपको ज्यादा मिल रहे हैं. अब देखो, वो जो 4 लेन पे आपको ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पे कौन कौन सा कंपोनेंट एडेड है, कौन कौन सा कंपोनेंट नॉट एडेड है. इफ यू लुक एट दिस, मैं देख रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसलेशन मिक्सचर सब में है. देखो, ऑल इट इज एडेड, ऑल प्लस 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 एवरीथिंग इज एडेड. तो नो नीड टू लुक एट दिस टू. क्यों? क्योंकि ये सब में ऑलरेडी है, एडेड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको बाकी सारा जो कंपोनेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एंड HM1, ये सब चीज देखना है कि जहां पे आपको ज्यादा एक्टिविटी मिल रहे हैं, वहां पे इसका प्लस है या माइनस है. वहां पे इसका प्लस है या माइनस है. चलो देखते हैं. यहां पे मैं देख रहा हूं इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है. कौन प्लस है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 प्लस है, तीनों केस में प्लस है. एंड यहां पे तो प्लस है ही. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है. HM1 यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है. तो अगर ये तीनों फैक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, इफ यू टॉक अबाउट दीज 3 फैक्टर, मैं देख रहा हूं एक only one factor which is common in all the higher activities, which is transcription factor 1. You understood my point? Which is transcription factor 1, जो कि प्रेजेंट है इन चारों केस में. तो आपका जो भी कंक्लूजन होगा, that should be involved with transcription factor 1, क्योंकि that is the one which is present in all the higher luciferase activity. You understood my point? बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे आने से पहले ज्यादातर टाइम इसी पे दे देते हैं. आप इसको 2 बार नहीं, इसको 4 बार पढ़ लेते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, इसको 4 बार क्या, आप 50 बार भी पढ़ लो, यू कैनॉट गेट एनी क्लू, यू कैनॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट. जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इस इमेज में है. जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इस इमेज में है. तो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस इमेज, नॉट रीडिंग दिस पैराग्राफ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं एंड अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहां से जब आप आओगे यहां पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि इसको पढ़ के यू कैनॉट कम टू अ कंक्लूजन. यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बस टेक इट चिल, टेक इट इजीली. मैं बता रहा हूं, ये यहां पे जो पैराग्राफ दिया है इसको इजीली लो. कौन सा इंफॉर्मेशन का आपको सीरियसली लेना है? इमेज को आपको सीरियसली लेना है. यू टेक इट इजी, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन इमेज. तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इमेज में, नॉट ऑन पैराग्राफ. मैं आपको और भी कुछ सैंपल दिखा रहा हूं. देखो, लुक, दिस इज अनदर इमेज, अनदर इमेज, सेम टाइप पैराग्राफ, फिर इमेज, फिर आपका क्वेश्चन, राइट. तो यहां पे भी जो है, यहां पे भी जो पैराग्राफ है, 1 बार 2 बार मैक्सिमम 2 बार पढ़ो, मैक्सिमम 2 बार पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब जो करना है यहां पे, ये जो इमेज है, यहां पे आपको ज्यादा टाइम देना है, यहां पे आपको ज्यादा टाइम देना है. अब यहां पे देखो, मैं यहां पे कुछ देख रहा हूं. अच्छा, यहां पे ऐसे कर लो, लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, लेन 5, लेन 6, लेन 7, राइट. 1 2 3 4 5 6 7.
यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये सब डीएनए बैंड है, राइट। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ डीएनए बैंड है, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट किया, डीएनए को बेसिकली डाइजेस्ट किया, उसका बैंड है। तो यहां पे देखो, डीएनए डाइजेशन करने के बाद आपको सबसे ज्यादा बैंड कहां पे मिला, ये वाला 90 मिनट में, 90 मिनट में सबसे ज्यादा बैंड यहां पे मिला। ठीक है, मैं इमेज को एनालिसिस कर रहा हूं फिलहाल, मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व मैंने दूसरा वीडियो में किया, दैट्स नॉट माय गोल हियर। माय गोल की हाउ टू टैकल, व्हाट विल बी योर अप्रोच, हाउ विल यू गो अहेड टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, राइट। देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, फर्स्ट टाइमलाइन देखो, फर्स्ट 3 60 मिनट, फर्स्ट 3 60 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट 3 पहले 10 मिनट, देन 30 मिनट, देन 60 मिनट, देन 90 मिनट। यू अंडरस्टूड कहां पे आपको ऑब्जर्व करना है ज्यादा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट 3 लाइन पे मैं देख रहा हूं 60 मिनट है, नेक्स्ट 4 लाइन पे 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट। तो टाइम डिफरेंस हो रहा है। तो इट्स लाइक टाइम का मतलब क्या है, एक्सपोजर, आप कितना टाइम तक उसको रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो। यहाँ पे 60 मिनट स्टडी किया, यहाँ पे 60 मिनट स्टडी किया, यहाँ पे भी 60 मिनट स्टडी किया, उसके बाद 10 मिनट स्टडी किया, देन 30 मिनट स्टडी किया, देन 60 मिनट स्टडी किया, देन 90 मिनट स्टडी किया। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं बस इतना ही देख रहा हूं, यहाँ पे 60 मिनट में जो आया रिजल्ट, यहाँ पे 60 मिनट में जो आया रिजल्ट, ये वाला 60 मिनट में भी सेम रिजल्ट आया। एंड इंटरेस्टिंगली 60 मिनट के बाद अब अगर आप 90 मिनट तक भी उसको रख रहे हो, even if you are keeping it for more time, the result remains same, result remains same, only thing इसका जो बैंड थिकनेस है ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बट और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब आप रिएक्शन को ओनली 10 मिनट स्टडी कर रहे हो, जब आप रिएक्शन को ओनली 10 मिनट स्टडी कर रहे हो, यू कुड सी ओनली वन बैंड। जब आप 30 मिनट स्टडी कर रहे हो, देन यू कुड सी 2 बैंड्स। जब 30 से ज्यादा मिनट स्टडी करो, देन यू कुड सी द थर्ड बैंड। एंड एट द सेम टाइम वो ऊपर देखो यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, रैड 51 एंड आरपीए, रैड 51 एंड आरपीए सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट यहां पे, और सब में प्रेजेंट है, देखो अंडरस्टूड। तो आपको इमेज थोड़ा ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करना है, आपको इमेज को एनालाइज करना है ज्यादा। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट, स्पेंड मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस इमेज, दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड rather than studying this paragraph 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। कुछ नहीं होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा, इसको चाहे आप 4 बार भी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। यहां पे टाइम स्पेंड करो, यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्या प्लस है, क्या माइनस है, कहां पे एडेड है, कहां पे नहीं एडेड है, ये इसको देखो। I'll give you more examples, देखो देखो another example, another example, ठीक है, सेम, क्योंकि इसका पैटर्न तो सेम ही है, पैटर्न इसका सेम है, पहले पैराग्राफ, देन इमेज, देन क्वेश्चन, राइट, दिस इज द पैटर्न। तो इसको 2 बार पढ़ो, यहां पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अब यहां पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे आप इसको मैं एनालाइज कर रहा हूं। देखो मैं देख रहा हूं कुछ प्रोटीएज दिया हुआ है, यहां पे भी प्रोटीएज है, यहां पे भी प्रोटीएज है, ठीक है। देन इसका प्रोटीएज का जो कंसेंट्रेशन है माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, यहां पे नहीं है, यहां पे 50 है, यहां पे 100 है, क्योंकि प्रोटीएज का जो कंसेंट्रेशन है, प्रोटीएज का कंसेंट्रेशन आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। 50 देन 100, 50 देन 100, देन यहाँ पे MTG2, साइटोक्रोम C, देन पोरिन, देन KDH। इसके साथ इसका अगर आप कंपेयर करो, ये क्या है, इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ना इन दोनों का अगर डिफरेंशिएट करोगे, इफ यू लुक, तो डिफरेंस कहां पे आ रहे हैं, डिफरेंस यहां पे आ रहे हैं, देखो डिफरेंस यहां पे आ रहे हैं, these are the difference point, every other thing remains as usual। देखो बाकी सब कुछ यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी वही है, एवरीथिंग। KDH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पोरिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ट्रेस दिख रहा हूं, अंडरस्टूड। तो आपको इमेज में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, rather than studying this paragraph 2 times, 3 times, 4 times, ठीक है। इसको पढ़ो, यहां पे ज्यादा टाइम दो, and I'm 100% sure you will get the answer out of it। Let us take more examples। देखो, look, this is another sample। ये है आपका पैराग्राफ, ठीक है, ये है आपका इंफॉर्मेशन, मतलब आपका इमेज। On this image, on the basis of this image, these are the options given to you, like which of the following is correct or incorrect, whatever, correct or incorrect, whatever।
तो जब इस टाइप ऑफ इमेज आपको दिखेगा, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक फ्लैग टैग प्रोटीन है, देन चैपेरोन H, देन चैपेरोन A, देन साइक्लोहेक्सिमिड। ठीक है, आप इसको देखो, प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब एडेड नॉट एडेड दिया हुआ है। देन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया, वो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया, देखो आप यहाँ पे कहाँ पे क्या बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा देखो, थोड़ा एक बार देखो, सिंपल। मैं देख रहा हूं, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, लेन 1 2 3 4 एंड 5। जो कौन सा लेन है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल रहे हैं? लेन 4 में। लेन 4 में सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लेन 4 में कौन कौन सा प्रोटीन एडेड है? फ्लैग टैग्ड P, आई मीन प्रोटीन, चैपेरोन H एंड चैपेरोन A। ठीक है, कौन क्या एब्सेंट है? साइक्लोहेक्सिमिड एब्सेंट है, साइक्लोहेक्सिमिड एब्सेंट है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज ये तीनों जो प्लस है, ये तीनों प्लस यहां पे भी है, देखो ये तीनों प्लस वहां पे भी है। बट इंटरेस्टिंगली आप देखोगे, ये तीनों प्लस यहां पे है, तीनों प्लस यहां पे है, बट लेन 4 में आपको 3 बैंड मिल रहे हैं, बट लेन 5 में ओनली 1 बैंड मिल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ये फ्लैग टैग प्रोटीन, चैपेरोन H एंड को चैपेरोन A, ये तीनों प्रोटीन एडेड लेन 4 में भी है, लेन 5 में भी है, राइट? द थिंग इज, लेन 4 में आपको 3 बैंड मिल रहे हैं, बट लेन 5 में ओनली सिंगल बैंड मिल रहे हैं। तो हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर हियर? डिसाइडिंग फैक्टर इज साइक्लोहेक्सिमिड। तो आपको देखना है यहां पे, आपको देखना है यहां पे, आपको यहां पे देखना है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। दैट मीन्स जब साइक्लोहेक्सिमिड एब्सेंट है, then protein P interacts with chaperone H also, co-chaperone A also. It's like, मान लीजिए कि ये आपका प्रोटीन P है, this interacts with H also, this interacts with A also. एक कब हो रहा है? जब साइक्लोहेक्सिमिड एब्सेंट है। बट जब साइक्लोहेक्सिमिड प्रेजेंट है, तब इंटरेक्शन नहीं हो रहे। देखो किसी के साथ कोई बैंड नहीं आ रहा है, ओनली प्रोटीन P है। दैट मीन्स प्रोटीन P इंटरेक्ट्स विथ चैपेरोन H एंड को चैपेरोन A। ये जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? इन एब्सेंस ऑफ साइक्लोहेक्सिमिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सिमिड दीज इंटरेक्शंस आर नॉट हैपनिंग। यू अंडरस्टूड? इतना सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। अब इमेज को थोड़ा देखो, कहां पे प्लस है, कहां पे माइनस है, कहां पे आपको बैंड मिल रहे हैं, कहां पे आपको बैंड मिसिंग है। यू विल गेट द आंसर सो इजीली। तो माई रिक्वेस्ट इज, नो नीड टू बी वरीड अबाउट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। इसको मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, मेरा हर क्लास में आप देखोगे, आई ऑलवेज सजेस्ट यू मैक्सिमम स्टडी, मैक्सिमम रीड दिस पैराग्राफ 2 times। नो नीड टू रीड मोर देन 2 times। अगर आप 2 टाइम से ज्यादा इसको पढ़ रहे हो, यू आर किलिंग योर ओन टाइम, यू आर किलिंग योर प्रीसियस टाइम। प्रीसियस टाइम यहां पे होना चाहिए। इसको देखो ज्यादा से ज्यादा, आप इमेज को देखो ज्यादा से ज्यादा, एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप इमेज को देखोगे, मैं जैसे देख रहा हूं, मैं जैसे इसको एनालाइज कर रहा हूं, अगर आप ऐसे देखोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। मेरा जितना भी क्लास देखोगे कि मैं बहुत कैजुअली इसको लेता हूं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ देता है ना, इसको मैं बहुत कैजुअली लेता हूं। आई डोंट टेक इट सीरियसली। इसको मैं सीरियसली लेता हूं, इमेज को मैंने बहुत सीरियसली लेता हूं, क्योंकि सारे के सारा आंसर जो है वो इमेज में ही है। पैराग्राफ में सिंपली स्टोरी लिखा है, ओनली स्टोरी। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब जो है ना, ये सब जो सैंपल आप देख रहे हो, ये मेरा वाला क्वेश्चन नहीं है। दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम CSIR। दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम CSIR। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस सेम चीज यहां पे भी देखो। इतना बड़ा आपका पैराग्राफ दे दिया, इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद इमेज है, ये है इमेज। देन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो, बेस्ड ऑन दिस व्हिच आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का डाइजेशन होगा कि नहीं, वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्लाज्मिड का डाइजेशन होगा कि नहीं। तो प्लाज्मिड का डाइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि डाइजेशन कौन करते हैं बेसिकली? किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, वहां पे एक मिसमैच किया गया।
मिसमैच, बेस पेयर में एक मिसमैच किया गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि दिस इज नॉट द क्लास टू डिस्कस क्वेश्चन, दिस इज द क्लास टू डिस्कस अप्रोच। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। सो यहां पे देखो, यहां पे बेसिकली देखो, डीएनए अगर डाइजेशन हुआ, सिंपल थिंक, अगर डीएनए डाइजेशन हुआ तो आपको बैंड मिलेगा, डाइजेशन अगर नहीं हुआ तो बैंड आपको नहीं मिलेगा। इतना ही बस समझ लो, दिमाग में सबसे आसान यही कंसेप्ट है। अगर डीएनए डाइजेशन हुआ तो बैंड आपको मिलेगा, अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो बैंड नहीं मिलेगा। अब देखो डाइजेशन कहां हुआ है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले कुछ लेन नंबर, सो आसान हो जाएगा डिस्कशन में। लेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 लेन है। अच्छा एक बार देखो तो कहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन हुआ है, आप खुद ही देख लो। मैं तो देख रहा हूं लेन 2 एंड लेन 4 में हुआ है सबसे ज्यादा डाइजेशन, लेन 2 एंड लेन 4 में ज्यादा डाइजेशन हुआ है। लेन 1 3 एंड 5 में ओनली सिंगल डाइजेशन हुआ है, क्योंकि हम लोग प्लाज्मिड का बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मिड का सिंगल डाइजेशन होगा मतलब सिंगल बैंड मिलेगा, डबल डाइजेशन मतलब डबल बैंड आपको मिलेगा, राइट। ए सिंपल कंसेप्ट है। तो नाउ कम टू दिस पॉइंट, आपको डबल बैंड यहां पे मिल रहा है, मतलब डबल डबल बार डाइजेशन हुआ है। चलो इसका कंपोनेंट एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है। ए है, ए है, ए है, इसका कंपोनेंट क्या है, ए है, ए है एंड ए है, ठीक है। नाउ if you look at this, if you compare the component of lane 2 and lane 4, आप बोलो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है दोनों केस में, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है दोनों केस में। मैं तो देख रहा हूं पॉल डेल्टा, पॉल डेल्टा प्रेजेंट है, एंड ए जो कॉम्प्लेक्स है MSH2 एंड MSH6 ये भी प्रेजेंट है। तो ये दो जो कंपोनेंट है यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। बाकी जो है XO1 एंड RAD27 ये लेन 2 में प्रेजेंट है, इसका एब्सेंट है, इसका प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका एब्सेंट है। नाउ कौन प्रेजेंट है दोनों केस में, पॉल डेल्टा एंड MSH2 एंड पॉल 6 दोनों ही प्रेजेंट है लेन 2 एंड लेन 4 में, मतलब दीज टू आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, दीज टू आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, यू अंडरस्टूड, दीज टू आर एब्सोल्युटली नेसेसरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों केस में लेन 2 एंड लेन 4 में ये दोनों प्रेजेंट है, एंड दोनों केस में प्लाज्मिड 2 बार डाइजेशन हुआ है। बाकी सब ऑप्शन में आप देख लो, यू अंडरस्टूड। देखो मैं इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, ये जो पार्ट सी वाला क्वेश्चन है, जो जहां पे बेसिकली इमेज बेस्ड, ये है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज द इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे आपका मेमोरी का कोई हेल्प नहीं आएगा। आई टोल्ड दिस मेनी टाइम्स इन माय मेनी लेक्चर्स, देयर आर सम क्वेश्चंस where you will never get a single % help from your memory, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है, जितना सारा मैंने यहाँ पे सैंपल आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपका मेमोरी का कोई रोल नहीं आएगा। इट इज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल माइंड, इट इज ऑल अबाउट योर साइंटिफिक स्किल, आप इसको कैसे इमेज को एनालाइज कर रहे हो, कैसे इसको आप देख रहे हो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टूड। तो यहां पे इमेज में थोड़ा ज्यादा फोकस करो, rather than studying this paragraph 2 times 3 times 4 times। हाँ पैराग्राफ तो आपको पढ़ना ही है, बिना पैराग्राफ पढ़ के यू कैन नॉट एनालाइज एनी इमेज, दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट रीडिंग द पैराग्राफ अगेन 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 एंड अगेन, डोंट डू दिस मिस्टेक। यू रीड मैक्सिमम 2 टाइम्स, ये जो पैराग्राफ है मैक्सिमम 2 बार पढ़ लो। नहीं आप बोलोगे सर मैं 2 बार पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहे, अरे छोड़ दो उसको, यहां पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे पढ़ के आपका समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, मेरा भी समझ में नहीं आता तो आपका कैसे समझ में आएगा, अंडरस्टूड। तो इमेज को देखो ना, समझ में आ जाएगा, इमेज को देखो आराम से समझ में आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट अप्रोच वर्सेस एवरेज अप्रोच। देखो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, इसका सॉल्यूशन निकालना, राइट, इसका सॉल्यूशन करना योर ऑब्जेक्टिव। नाउ द थिंग इज फॉर दैट व्हाट यू नीड द राइट अप्रोच। यू नो द मीनिंग ऑफ अप्रोच, कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए सो दैट यू विल रीच टू द सॉल्यूशन, राइट। सो आपका अप्रोच शुड बी मोर ऑन एनालाइजिंग दिस इमेज, दैट इज व्हाट द राइट अप्रोच ऑफ पार्ट सी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर कॉल्ड टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस और रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम होना चाहिए ऑन एनालाइजिंग द इमेज, नॉट ऑन स्टडिंग द पैराग्राफ, क्योंकि इसको 2 बार क्या 20 बार भी पढ़ लो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड।
So please don't do this mistake. Never feel frustrated during exam. Be cool and chill. ठीक है? तो इमेज को देखो, इमेज को ऑब्जर्व करो, कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका स्किल में आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी है rather than studying this paragraph. Understood? ठीक है? So I guess you got my observation, you got my point, how to tackle or what should be your right approach to deal with यूनिट 12 एंड यूनिट 13 से जो रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है, which is basically in part C, right? I'm sure you got the right code of it, right? Thank you so much.